नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स। अगर आपको शौक है बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स पढ़ने का तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले वीडियो से। ये है समर के बारे में। अब इस बार एस्टिमेट्स है पूरी दुनिया में, ठीक है, कि समर एज यूजुअल पिछली बार से ज्यादा हॉट होगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर आप देखिए हर साल समर में हमारे एवरेज टेम्परेचर पहले से ज्यादा आ रहे हैं। तो अब हम इस चीज पे अभी रिग्रेट नहीं करेंगे, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई तरीका है कि इससे हम कुछ पैसे कमा पाए, राइट, या फिर इन्वेस्टमेंट्स पे कुछ रिटर्न कर पाए, राइट, क्योंकि हर चीज का कुछ एडवांटेज भी होता है। तो यहां पे हम देखते हैं समर टू फायर अप एसी बियर सनस्क्रीन मार्केट सेल्स। तो यहां पे एंटिसिपेट कर रहे हैं लोग कि टीयर 2 एंड टीयर 3 मार्केट से बहुत ही बढ़िया सेल्स आने वाली है। ये एक्सपेक्ट कर रहा है कौन? वोल्टास इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाता है एंड समर के लिए एसीज, ठीक है, वोल्टास के एयर कंडीशनर्स बहुत चलते हैं। तो यहाँ पे एयर कंडीशनर्स की सेल्स में ये बहुत अच्छी सेल्स एक्सपेक्ट कर रहा है। और कहां से? स्पेशली टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज से। ये छोटी सिटीज होती है। टीयर 1 सिटीज यूजुअली कौन सी होती है? कॉस्मोपॉलिटन सिटीज की तरह होती है, बड़ी सिटीज, ठीक। तो यहां पे ग्रोइंग डिमांड को एड्रेस करने के लिए कंपनीज एक्सपांशन करेंगी, राइट, यहां पे बड़ा पैसा निवेश करेंगी और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगी। जैसे मान लीजिए 1 लाख एसी की इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, तो ये अब इसे बढ़ा के 1.5 लाख करेंगे। ई पैक ड्यूरेबल, ये एक ऐसी कंपनी है ना जो एयर कंडीशनर बनाती है, ठीक है, ड्यूरेबल कंपनीज के लिए, जैसे कि वोल्टास के लिए, हायर के लिए एसीज ये बनाती है, ठीक है, इनके लिए। और ये 15% से भी ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है इस बार। क्यों? क्योंकि यहां पे कह रही है कि अगर मई के बाद भी हीट वेव चल गया ना, हीट वेव को हम लू भी कहते हैं, ठीक है, कई सारे स्टेट्स में, कई लोगों को पता होगा। तो अगर लू इस बार हीट वेव मई के बाद भी चल गया तो आप मान के चलो 15% से तो ऊपर है ग्रोथ रेट, ठीक है। तो यहां पे पिछले साल 10 मिलियन यूनिट्स बिके थे एसी के, मतलब 1 करोड़ एसी बिकी थी। इस साल एक्सपेक्ट कर रही है कितना? यहां पे देखिए 11.5 मिलियन यूनिट्स। तो यहां पे हम 15 लाख ज्यादा सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार, ठीक है। एंड ऑर्डर बुक भी बढ़िया है, ठीक है। 100% कैपेसिटी पे काम कर रही है कंपनी इस टाइम पे। तो 100% पे कंपनी जब काम करे कैपेसिटी पे तो कॉस्ट भी कंपनी की कम आती है मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है। अब ये कंपनी कह रही है कि एसी छोड़ो, हम तो कूलर सेगमेंट में भी जाएंगे, ठीक। और कूलर सेगमेंट से 250 से 300 करोड़ का रेवेन्यू 2027-28 तक ये एक्सपेक्ट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गए एयर कंडीशनर। तो एयर कंडीशनर के पैसे कंपनीज में कुछ ऐसी कंपनीज जरूर होंगी जो बढ़िया रिटर्न देंगी गर्मियों के टाइम पे, राइट। इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स गर्मियों में बढ़िया आने वाले हैं। आते हैं कुछ और इंडस्ट्रीज पे। कौन सी इंडस्ट्री है ये? यहां पे अब हम बात करते हैं बेवरेज जायंट की कोको कोला। ये भी डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी तैयारी में लगा हुआ है क्योंकि समर्स इनके लिए सेल्स है। अच्छा, ये इन बिजनेसेस को हम सीजनल भी कह सकते हैं, राइट। इनके जो सेल्स है सीजनल है, आम की तरह ही है, आम के ही सीजन में आते हैं। आप कह सकते हैं एयर कंडीशनर हो गया, ठीक है, इसके अलावा कोको कोला हो गया। कोई हॉट बेवरेज थोड़ी बेच रहा है, वो कोल्ड बेवरेजेस बेचता है जिनकी डिमांड समर में ही है, राइट। तो इंडिया ऑफकोर्स इनके लिए अच्छा डेस्टिनेशन है। इंडिया में गर्मी इतनी पड़ती है ऑफकोर्स, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडिया में उन्होंने कहा कि वी आर ऑलवेज अट्यून्ड टू मार्केट डायनामिक्स एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। जैसे जैसे समर सीजन अप्रोच कर रहा है हम अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा वी आर ऑलवेज अट्यून्ड, मतलब हमेशा अडॉप्ट कर लेते हैं ये, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन में रहते हैं मार्केट के डायनामिक्स से और कंज्यूमर के क्या क्या प्रेफरेंसेस हैं, ये हमेशा इससे अपडेटेड रहते हैं। तो यहां पे भी ये प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं। बिस्लेरी अब देखते हैं क्या कर रहा है। बिस्लेरी भी कह रहा है कि इस बार तो इंक्रीज होना है वाटर के सेल्स में भी और फिजी ड्रिंक्स में भी। फिजी ड्रिंक्स कौन से हो गए? जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स, फिज वाले ड्रिंक्स होते हैं ये, ठीक है। और स्पेशली कहां पर? जहां पे एक्सट्रीम वेदर है। तो ये कंपनीज तो पूरी तैयारी कर रही है कि भैया हमें इस वक्त गर्मियों में जितनी ज्यादा गर्मी पड़े हम उतने ज्यादा पैसे छापने वाले हैं, ठीक। तो फिजी ड्रिंक्स इसमें ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा है लिमोनाटा, पॉप, रेव और स्पाइसी जीरा, ये इनकी ऐसी चीजें, प्रोडक्ट्स हैं जहां पे ये बढ़िया सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी और कौन सी कंपनी एक्सपेक्ट करेगी बेटर रिजल्ट्स? आइसक्रीम बनाने वाली कंपनीज भी काफी खुश है क्योंकि लंबा अगर समर रहा तो लंबे समय तक उनकी सेल्स होगी, राइट।
तो यहाँ पे बढ़िया डिमांड इन्होंने ऑब्जर्व किया मार्च में, और इस बार तो प्रिडिक्शन है लंबे और बिल्कुल इंटेंस समर की, तो ये तो खूब खुश है यहाँ पे। इन्हें लग रहा है 15 से 20% ग्रोथ तो इस बार हमारी हो ही जाएगी। बियर कंपनीज इस बार भी समर पे बैठ कर रही है। बियर कंपनीज कह रही है कि देखो एक इशू है बियर के साथ, ठीक, इन्होंने मिड सिंगल डिजिट्स की ग्रोथ देखी है अभी तक, जो कि ये कह रहे हैं वही ट्रेंड रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आप देखें इस बार है इलेक्शंस में लगता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे हम कहते हैं आचार संहिता, ठीक है। इलेक्शंस में इंडिया में ना दो चीजों में बड़ी दिक्कत रही है, एक तो अल्कोहल और दूसरा पैसे। आप ज्यादा पैसे लेके इस वक्त ट्रैवल नहीं कर सकते हो, ठीक है, अलाउड नहीं है, और वैसे ही अल्कोहल ज्यादा नहीं कैरी कर सकते। क्यों? क्योंकि इलेक्शंस में हमेशा अल्कोहल और पैसों का मिसयूज हुआ है इंडिया में, ठीक है। तो इसको लेके बहुत ये सेंसिटिव चीजें हैं। तो अब बियर कंपनीज को पता है कि इस समर इलेक्शंस हैं, ठीक है, तो समर कितना ही लंबा रहे कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी, ठीक है, बियर के डिस्ट्रीब्यूशन पे, सेल्स पे, ठीक। तो यहां पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि समर ज्यादा है इसी वजह से सेल्स बहुत ज्यादा कम नहीं होंगी, लेकिन हाई सिंगल डिजिट सेल्स तो रहेंगी। तो ये यहाँ पे मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से एक्सपेक्ट कर रही है कि 10 से 15% डिक्रीज हो सकता है ऑन ट्रेड सेल्स नंबर्स पे, ठीक है, लेकिन रिटेल ऑपरेशंस अनअफेक्टेड रहेंगे। अब आते हैं ब्यूटी कंपनीज पे। यहां पे देखिए क्या ट्रिमेंडस ग्रोथ, ठीक है। ब्यूटी कंपनीज कह रही हैं कि वी हैव सीन ग्रोथ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20% कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स फिगर्स, ठीक है। 20% का ग्रोथ ये देख रहे हैं यहाँ पे अभी जो चल रहा है, ठीक है। और ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि डिओड्रेंट इस बार 18% से ग्रो करने वाला है, ठीक है। स्किन केयर कंपनी है एक, ठीक है, रिक्विल, ये एक्सपेक्ट कर रही है 60 to 70% ग्रोथ इन सन प्रोटेक्शन कैटेगरी। सो सन प्रोटेक्शन कैटेगरी में इस बार और ज्यादा बेटर यहाँ पे ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे सन केयर कैटेगरी इंडिया में बहुत स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना, थैंक्स टू सोशल मीडिया, राइट। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, यहाँ से सोशल मीडिया काफी सेल्स बूस्ट कर देता है ऐसी कंपनीज के लिए, राइट। तो यहाँ पे भी बहुत बढ़िया ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, ठीक। तो समर एसेंशियल्स जैसे कि डिओड्रेंट, सनस्क्रीन, एक्वा परफ्यूम, मेंथॉल बेस्ड शैम्पूज, डर्मीकूल के एड्स भी आपको दिखने लग जाएंगे अब। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स जहां पे बढ़िया आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रोथ, ठीक है। आते हैं अगले आर्टिकल पे। ये अगला आर्टिकल क्या कह रहा है? अगला आर्टिकल कह रहा है म्यूचुअल फंड के बारे में। आप में से कितने लोग हैं जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं? मैं आपको बता दूं म्यूचुअल फंड क्या होता है। कई सारे लोग अपना पैसा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत SIP हम बोलते हैं, मतलब 5,000 महीना, 2,000 महीना, शायद 1,000 रुपये महीना या 10,000 रुपये महीना जमा करते हैं, ठीक है, एक फंड में। उस फंड को जो मैनेज करता है इंसान, उसे कहा जाता है फंड मैनेजर, ठीक। और ये पैसे कहां लगाता है? स्टॉक मार्केट में और डेट मार्केट में, ठीक। ये हो गया म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के अंदर जितना लोगों का पैसा है, टोटल पैसे को अगर आप कैलकुलेट कर लो तो वो होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, AUM बोलते हैं उसे, ठीक है। तो ये जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है कब बढ़ेगा? जब लोग और ज्यादा SIP करेंगे, लोग और ज्यादा पैसा इसमें डालेंगे। तो यहां पे जो जंप है ना 34% हो गया है FY24 में, और बढ़ के ये 7 ईयर के रिकॉर्ड पे पहुंच गया है। 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इसने, 7 साल के हाईएस्ट पे चल रहा है अभी। तो इंडिया में ये देखिए जो एसेट मैनेज करते हैं डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, मतलब डोमेस्टिक मतलब इंडिया वाले म्यूचुअल फंड, ये ग्रो कर रहे हैं 34% से। ये हाईएस्ट ग्रोथ है सिंस 2016 और 17। क्यों है ये ग्रोथ? क्योंकि मार्केट बढ़ रहा है। अब देखिए लोगों के दिमाग में क्या है, ये कीड़ा है कि जब मार्केट बढ़ रहा हो तो मार्केट में पैसे डालना शुरू कर देते हैं, और जब मार्केट घट रहा होता है तो मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये कोई बहुत ही ज्यादा लॉजिकल मैं बोलूंगा चीज भी नहीं है करना, लेकिन ठीक है, लोगों की जो सोच है, जो कंफर्ट है, वो इसी में है। जबकि होना क्या चाहिए, जब कोई चीज की प्राइस नीचे आए उसे तब बाय करें। इंडिया में जब प्राइस ऊपर जाती है लोग तब बाय करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये ट्रेंड बन गया है कि निफ्टी जैसे जैसे नए नए हाईज बनाती है, म्यूचुअल फंड के पास पैसा उतना ही ज्यादा आते जाता है। यहां पे अगर आप देखें लार्जेस्ट फंड हाउस इंडिया में कौन सा है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड है, जिसके पास 9.1 ट्रिलियन रुपीस है एसेट अंडर मैनेजमेंट, और इनका ग्रोथ भी कितना है? 27% का ग्रोथ है इनका, ठीक। और ये क्यों है? क्योंकि इंडिया में स्टॉक मार्केट नए पे नए रिकॉर्ड्स बनाया जा रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, सारे इंडिसेस नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, निफ्टी भी नए रिकॉर्ड्स बना रहा है, जिसकी वजह से लोग अब जमकर पैसा लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में। आते हैं
अगले आर्टिकल पे ये है HDFC बैंक के बारे में। देखिए, जो लोग डिपॉजिटर्स हैं उनके तो मतलब की चीज़ें ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो स्टॉक मार्केट में उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि HDFC एक ऐसा स्टॉक है जिसकी हमारे स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा वेटेज है, मतलब वैल्यू है। आप ये कह सकते हो, ये जब बढ़ता है तो पूरा मार्केट ये ऊपर लेके चला जाता है, और ये गिरता है तो पूरे मार्केट को भी नीचे खींच देता है। ये इतना वजनदार है, हाथी है ये, ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट का। तो HDFC बैंक इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट लेंडर है, मतलब सबसे बड़ा तो SBI है, लेकिन प्राइवेट में सबसे बड़ा कौन सा है? HDFC बैंक। और इसने इंक्रीज किया है कि अब इसके पास डिपॉजिट्स पहले से 1.66 ट्रिलियन जो है इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे 1.66 ट्रिलियन रुपीस का इंक्रीज आया इसके डिपॉजिट्स में। मतलब लोग जो पैसा जमा करते हैं अपने सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, जो भी पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक्स में, वो क्या होता है? उसे कहा जाता है डिपॉजिट। अब यहाँ पे ग्रोथ आई है कितनी? जनवरी से मार्च में 7.5% की। अब हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं बताइए? ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? हर बैंक का आया है, हम HDFC को क्यों डिस्कस कर रहे हैं मैं बता देता हूँ। पिछली बार HDFC के जब रिजल्ट्स आए थे तो ये आया कि जो डिपॉजिट है वो मात्र 41,000 करोड़ रुपए से बढ़े हैं, ठीक है, मतलब ग्रोथ सिर्फ 41,000 करोड़ की हुई, और HDFC ऐसे बड़े बैंक के लिए बहुत ही कम ग्रोथ है। तो यहाँ पे हमें दिखा कि HDFC वहाँ से स्टॉक ही क्रैश कर गया। उसके साथ साथ हमारे जो निफ्टी है, सेंसेक्स है, HDFC उन सबको भी नीचे खींच के लेके चला गया, ठीक है। काफ़ी नुकसान भी हुआ लोगों का इसकी वजह से। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थे स्पेशली, उनका, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इस बात से। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कंसर्न की बात क्यों थी? अब देखिए, कोई बैंक करता क्या है, बैंक को आप पैसे देते हैं, सेविंग्स अकाउंट में जमा करते हैं, बैंक उसी पैसे को उठा के किसी को लोन में दे देता है, राइट। आप देखिए, आप जाइए अगर आज अपने बैंक से आप पूरे पैसे मांगेंगे कि लाओ मुझे 10 लाख का 10 लाख विड्रॉ करना है, क्या बैंक देगा? नहीं देगा, राइट। ये कोई सेंसिबल बात भी नहीं है, सारे लोग एक साथ बैंक से कभी पैसा निकालेंगे नहीं, सबसे पहली बात तो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप लोग पैसा डिपॉजिट ही बैंक में करना बंद कर दे तो बैंक के पास पैसे कहाँ से आएंगे लोन देने के लिए, राइट। लोन देने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना बैंक को। तो यहां पर यही कंसर्न था इन्वेस्टर्स का कि HDFC बैंक के पास अब सिर्फ 41,000 करोड़ रुपीस के लोन देने डिपॉजिट्स आए हैं। तो अगले कुछ सालों में अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये लोन कैसे देगा लोगों को, पैसे कहाँ से आएंगे? तो इसी वजह से यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला कि स्टॉक को लोगों ने बेचा और करेक्शन आया। बट अब फिक्र की बात कम होते जा रही है। अगर आप देखेंगे इस बार HDFC बैंक में 26.4% से डिपॉजिट्स ग्रो किए हैं, और जो लोन ग्रोथ है वो तो 55% है, हाईएस्ट है सारे प्राइवेट बैंक्स में। अगर आप देखो, मतलब 55% ज़्यादा एडवांसेस हैं पिछले बार से, और डिपॉजिट्स भी 26% ज़्यादा हैं पिछली बार से। तो ये जो कंसर्न है अब ये हो गया है पहले से कम। इसका एक रेशियो भी होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या, एडवांस टू डिपॉजिट। मतलब एडवांस को न्यूमरेटर में रखो, डिपॉजिट्स को रखो डिनोमिनेटर में, और रेशियो निकालो। ये रेशियो 110 पहुंच गया था पहले, मतलब एडवांसेस 1.1 है, ठीक, और डिपॉजिट सिर्फ 1 है। इतना ज़्यादा मतलब डिफरेंस आ गया था। तो इसीलिए मार्केट में पिछली बार पैनिक भी हो गया था, जो कि बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। ऑफ कोर्स लोग भी नहीं चाहते कि HDFC ऐसे बैंक में ऐसा कुछ हो। आते हैं आखिरी आर्टिकल पे आज के, इंडिया नॉट आस्क्ड टू रिड्यूस रशियन ऑयल इंपोर्ट्स। ये यूएस का कहना है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा कि इंडिया को ऐसा कभी नहीं कहा गया है इस बार कि वो रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स करने बंद कर दे या कम कर दे, ठीक है। ये कहा है किसने? सीनियर ऑफिशियल्स ने फ्रॉम US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी। उन्होंने एम्फसाइज किया, ठीक है, ऑफ द ट्रेजरी एम्फसाइजिंग अ डिजायर टू see Russia offer higher negotiated discounts to buyer, they said on Thursday, ठीक। तो इनका क्या कहना है? ये एम्फसाइज किया कि वो चाहते हैं कि वो देखें कि रशिया और ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर करे अपने बायर्स को, ठीक है। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि इंडियन बायर्स रशियन क्रूड प्रोक्योर कर सकते हैं $60 के ऊपर, ठीक है, अगर वो वेस्टर्न शिपिंग और मैरीटाइम सर्विसेज को ऑप्ट आउट करते हैं। तो एक बैरल, अगर आप देखें, आपको आपने देखा होगा, आप न्यूज़पेपर में फोटो देख सकते हैं, रशियन ऑयल लिखे हुए ये बैरल्स हैं, ठीक है। तो एक बैरल आप देख सकते हैं इतना बड़ा होता है, और $60 में इस वक्त, $60 से कम में तो हम नहीं ले सकते, ठीक है। ये कैप लगा हुआ है, वेस्टर्न कंट्रीज ने कहा है कि देखो रशिया से ऑयल खरीदो, लेकिन $60 से कम में तो हम नहीं लेने देंगे, ये अलाउड नहीं है, ठीक। तो जर्नलिस्ट से बात करते हुए उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो प्राइस कैप रेजीम है
ये क्या होता है इससे कि रशिया की एबिलिटी को कैप कर देता है इन्फ्लेटेड प्राइजेस पे अभी ऑयल बेचने से। तो रशिया के ना ये रेवेन्यू को कम करना चाहते हैं, आप समझ जाइए, सीधी बात है। यूएस आता है कि रशिया ऑयल बेचे, ठीक है बेच लो, लेकिन पैसे नहीं कमाने देंगे हम तुम्हें पूरे, ठीक। तो प्राइस कैप इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि रशिया को अपना ऑयल कंटिन्यूअसली बेचना पड़े लेकिन कम दाम पे, ठीक, नहीं तो यहां पे ये बेच ही नहीं पाएगा। इन्होंने ये भी बोला कि इनकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल जो बायर्स हैं वो और बढ़िया डील्स भी कर पा रहे हैं। तो ये सोचकर अमेरिका ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए, इस तरीके से प्राइस कैप लगाया कि रशिया को ये जो ऑयल बेचना तो पड़े ही, लेकिन बेचना पड़े ये बहुत ही इसे महंगा पड़े, ठीक। तो इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया ये इंक्रीज हुए हैं 7% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे मार्च में। 1.36 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड पर डे कंपेयर टू फरवरी। एनालिस्ट ने पहले एंटिसिपेट किया था कि जो इंपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे रशिया से ऑयल के, जब यूएस से सैंक्शंस लगे, ठीक है, यूएस की तरफ से रशिया के टैंकर ग्रुप पे जिसका नाम है सॉफ्टकॉम फ्लॉट 23 फरवरी को। लेकिन यहां पे भी ऐसा कुछ देखने को हमें नहीं मिल रहा, ठीक है। ये प्राइस कैप की वजह से रशिया को क्या करना पड़ रहा है, बैटलफील्ड से ऑयल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ उन्हें अपना पैसा शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो रशिया अब डिफेंस की जगह और लड़ाई झगड़े की जगह पैसे को लगा रहा है इन्वेस्टमेंट में ऑयल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है, जिसकी वजह से उसे अपने ऑयल बेचने में कहीं दिक्कत ना आए। तो इसकी प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले अगर युद्ध करना है, कुछ भी करना है तो पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे, ऑयल बेच के, और बेचने के लिए उनके पास अभी कुछ है नहीं। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि रशियंस अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में पैसे खर्च कर रहे हैं, शिप्स बना रहे हैं, इंश्योर बना रहे हैं और दूसरे मैरीटाइम सर्विसेज बना रहे हैं, ठीक है। ओनरशिप स्ट्रक्चर को ओपेक रखते हैं, मतलब इस कंपनी, ये कंपनी रशिया की है कह ही नहीं सकते हो आप, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे शेल कंपनीज का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ओपेक ओनरशिप स्ट्रक्चर है और एक हिस्ट्री है सैंक्शन इवेजन एक्टिविटी का। यूएस के जो सैंक्शंस लगे हैं उसको इवेड करते करते अब इन्हें आदत हो गई है और इन्हें कहीं कहीं कोलॉक्युअली क्या कहा जाता है, शैडो फ्लीट भी कहा जाता है। शैडो फ्लीट अब कोई गेम से रिलेटेड या मूवी से रिलेटेड लोग हैं, ठीक है, जो मूवीज देखते हैं नई नई या फिर गेम्स देखते हैं खेलते हैं, उन्हें शैडो फ्लीट के बारे में पता होगा। बेसिकली परछाई, सिर्फ परछाई की ये फ्लीट है, आप कह ही नहीं सकते हो कि किससे लिंक्ड है क्या है। और ऐसा एक्सपर्टीज बना लिया है रशिया ने इसमें। क्यों? क्योंकि इतने साल से यूनाइटेड स्टेट्स इस पे सैंक्शन लगाए जा रहा है। जैसे आप भी बचपन में अगर आप पे ज़्यादा पाबंदियाँ हों तो आप सीख जाते थे कि किस तरीके से उसमें आपको एक लूप होल निकालना है और जो चीज़ आप करना चाहते हो आप वो करोगे। तो वैसे ही रशिया ने अब काम करना सीख लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।